हाय एवरीवन गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईसीआई ने जो हमें आरटीपी दिया है फॉर सितंबर 26 अटेम्प्ट। उसका पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दे हैव गिवन अस 25 क्वेश्चंस फॉर ऑल दी चैप्टर्स। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1 सेज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टू हेल्प मैनेजर्स। गाइस, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या हेल्प होती है मैनेजर्स की। बेटा, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को जब हम अपने बिजनेस के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इट हेल्प्स अस टेक डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मेटिव बिकॉज। बेटा, इकोनॉमिक्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है जो हमें ये बताता है व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज द सिचुएशन, ये हमें पॉजिटिव साइड बताती है। पॉजिटिव हमें ये बताता है कि क्या हो रहा है, नो जजमेंट, इट अवॉइड्स जजमेंट, पॉजिटिव। हाउएवर नॉर्मेटिव इट टेल्स अस व्हाट शुड बी डन, what ought to be done, क्या होना चाहिए. So answer is D. If two goods have a positive cross elasticity, these goods are, guys, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्रॉस इलास्टिसिटी अनरिलेटेड गुड्स की जीरो होती है, सब्स्टिट्यूट्स की पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लीमेंट्स की नेगेटिव। बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, जैसे अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में भी दो गुड्स का जिक्र है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर गुड। नाउ लेट अस अज्यूम कि मैंने अब आपको बताया ना क्वेश्चन का आंसर सब्स्टिट्यूट्स है, पॉजिटिव। लेट अस अज्यूम हम दो सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, टी और कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज सब्स्टिट्यूट्स। अ की लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। बेटा, दिस लॉ वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल और इस ये लॉ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन इन रियल लाइफ बिकॉज इसमें कमी यही है कि इट अज्यूम्स यूटिलिटी टू बी मेजरेबल। ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है, यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो यही इसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिकॉज। बेटा, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है एम यू माइनस पी। एक और फॉर्मूला, एम यू मतलब कितनी खुशी कंज्यूमर को मिल रही है। अब लेटेस्ट, अब वही बात है, खुशी को हम मेजर तो नहीं कर सकते, बट कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डीएमयू पर बेस्ड है और उसमें हम अज्यूम करते हैं यूटिलिटीज मेजरेबल। नाउ लेट अस अज्यूम यूटिलिटीज मेजरेबल और एक कंज्यूमर को लग रहा है कि यार इस चीज़ के लिए मेरे को ना 1000 रुपये देने को तैयार हूँ, मुझे इतना वैल्यूएबल लग रहा है ये। सेलर ने कहा भाई साहब 800 रुपये दे दीजिए इस चीज़ के लिए, आप बड़े खुश हो गए। आपने उसको बताया थोड़ी ना कि मैं 1000 रुपये देने को तैयार हूँ। मेंटली यू वर गेटिंग सो, आप मेंटली आपके दिमाग में उस गुड की कीमत 1000 रुपये थी, उसने आपसे 800 रुपये मांगे, आपने तुरंत 800 रुपये दे दिए, वो चीज़ खरीद ली। कंज्यूमर को कितने का सरप्लस हो गया? 200 रुपये का। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बिना पैसे दिए आपको उतनी खुशी मिल गई। और सेलर की यही कोशिश रहती है कि जज करे कंज्यूमर की नज़रों में इसकी कितनी कीमत होगी। कह रहे कंज्यूमर सरप्लस सेलर्स को प्राइस फिक्स करने में मदद करता है। अगर उस चीज़ की कीमत ज़्यादा, अगर वो सोचते हैं कि क्या इस कंज्यूमर को इस चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को रेलवे स्टेशन से आपकी ट्रेन आई है, लेट अस अज्यूम रात को 2 AM पे, ऑटो को पता है कि आपके लिए उसकी उस समय उस ऑटो राइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम ऑटोज अवेलेबल हैं। अब आपको पता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ दैट ऑटो ड्राइवर नोज कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, कंज्यूमर को इसकी ज़रूरत है, वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए प्राइस हाई चार्ज करेगा। नाउ व्हाई इज ही चार्जिंग अ हाई प्राइस? बिकॉज ही नोज कि आपको उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। सो बेसिकली सेलर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को कितनी खुशी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स मेनली ऑन। बेटा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट वो होता है जो सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। और वह ऐसा इसलिए कर पाता है बिकॉज सब बायर्स की इलास्टिसिटी अलग होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है उनका रिएक्शन अलग अलग आता है। सुपर रिच पीपल, उनसे ज़्यादा भी प्राइस चार्ज करो तो वो डिमांड ज़्यादा कम नहीं करते, शायद कम भी ना करें। बट पुअर पीपल को थोड़ा सा भी डिस्काउंट देंगे ना, वो डिमांड बढ़ा देंगे बिकॉज दे आर प्राइस सेंसिटिव। तो वो कितने सेंसिटिव है डिमांड को लेके, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इफ़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर सप्लाई कर्व विल बी। बेटा, जो भी मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें मिलती हैं उसका सप्लाई कर्व, उसकी सप्लाई हमेशा बढ़ जाती है। इट्स सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। Price determination differs across various markets mainly due to, beta, there are 4 types of markets.
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। सब में प्राइस डिसाइड करने के तरीके अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि सब में नंबर ऑफ सेलर्स अलग होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिंग कॉम्पिटिशन। सेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन अलग है। विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग जीडीपी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट? बेटा 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन बोल दो इसको या ट्रोफ बोल दो। अब जिस फेज में ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जीडीपी भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट, आई कैन सी एवरीथिंग इज ऑन द ग्रोथ स्टेज, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। सो आंसर इज एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर पीक इसलिए नहीं होगा बेटा। पीक तब होता अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन और द टॉप मोस्ट पॉइंट, तब हम पीक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज एक्सपेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस? बेटा ये जो बिजनेस साइकिल होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये इसके 2 कॉजेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, आरबीआई की वजह से, जो इंडिया के अपने रीजंस की वजह से हो रहा है। और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं जब हमारे बिजनेसेस फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू सम अनकंट्रोलेबल थिंग्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो बाहर से हो रहे हैं। तो ना मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बना रही है, मनी सप्लाई आरबीआई, डिमांड गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके चेंज कर रहे हैं। तो ये तीनों तो इंटरनल कॉजेज हो गए, तीनों हमारे हाथ में, गवर्नमेंट इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। Natural disasters are external causes. In the 4 sector Keynesian model, the equilibrium income condition is, बेटा 4 sector में 4 sectors होते हैं, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। तो अगर हम इनकी इनकम देखें, एग्रीगेट सप्लाई देखें, एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल पे एस इज इक्वल टू एडी, और तब एडी का फॉर्मूला होता है एच। हाउसहोल्ड्स का जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है सी, फर्म्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो होता है आई, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको बोलते हैं जी, और एक्सटर्नल सेक्टर जो करता है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। सो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर ए तब होता अगर 2 सेक्टर पूछते, और बी तब होता जब 3 सेक्टर पूछते। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इम्पोज्ड ऑन इसेंशियल कमोडिटीज एम टू। कह रहे गवर्नमेंट कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़, फॉर एग्जांपल मेडिसिन पे एक सीलिंग लगा देती है, एक लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ये किसके लिए लगाई जाती है? टू प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर्स। अगर ये पूछते हैं ना प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो उसके लिए बेटा प्राइस फ्लोरिंग लगाई जाती है। प्राइस फ्लोरिंग मतलब कि एक सामान है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स, उनके लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स कर रखा है, मिनिमम सेल प्राइस, कि वो सस्ता बिक ही नहीं सकता, उसके लिए कम से कम आपको इतने पैसे देने ही देने हैं, विच इज़ ऑन दी हायर साइड। इससे कंज्यूमर का फ़ायदा नहीं होता, इससे प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है। बट क्वेश्चन में सीलिंग पूछी जाती थी, सीलिंग बायर के फ़ायदे के लिए लगाई जाती है। क्वेश्चन 13, मनी डिमांड इज सेट टू बी डिराइव्ड बिकॉज। बेटा मनी डिमांड का मतलब है वाई डू पीपल डिमांड कैश इन हैंड इन देयर हैंड्स, मुझे हर समय पैसा चाहिए टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे मनी की डिमांड डिराइव्ड होती है, एब्सोल्युटली वो डिराइव्ड होती है, वो डिपेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर तुम मार्केट में जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा जब ब्रेड ले आ, तो तुम मम्मी से 1000 रुपये नहीं मांगोगे। यू विल आस्क योर मदर फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ दे दो मम्मी कि मैं ब्रेड ले आता हूँ। अब यही तुम्हें मम्मी ने बोला कि मार्केट में जाके मेरा बहुत मन कर रहा है च्युइंगम च्यू करने का, एक च्युइंगम ले आ। नाउ यू विल अगेन नॉट आस्क हर फॉर 50-60 रुपीज़, मे बी यू विल आस्क हर दे दो मम्मी 5-10 रुपये दे दो मैं ले आता हूँ। अब तुम मार्केट में जा रहे हो फ़ोन लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए, यू विल नॉट आस्क फॉर 50 रुपीज़, यू विल नाउ आस्क फॉर 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब है आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है आप कितनी मनी डिमांड कर रहे हो। सो बेसिकली पीपल विल डिमांड मनी टू फैसिलिटेट देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है बेटा? टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। टैक्स रेट किस पॉलिसी में आता है? फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी में। एक्सपोर्ट लेवल्स ट्रेड पॉलिसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी, मनी सप्लाई। विच पॉलिसी एक्शन विल रिड्यूस इन्फ्लेशन? बेटा एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो होती है जिसका हमारी इंटेंट होता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हमारे इंटेंट है मनी सप्लाई को कम करना। मनी सप्लाई मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है। अब हम इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, तो उसके लिए फिर मैं मनी सप्लाई और नहीं बढ़ाऊंगी, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मैं मनी सप्लाई कम करूंगी। सो आंसर इज बी। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। सी में लिखा है लोअर रिजर्व रेशियो। बेटा अगर हम एलआरआर कम कर देंगे, मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट मार्केट में ज़्यादा खर्च करने लग जाएगी तो उससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आंसर इज बी, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन कम करनी थी। हेक्सर ऑल इन मॉडल, बेटा ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड। और हेक्सर ऑल इन मॉडल का दूसरा नाम होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। कह रहे कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट। बेटा ये थ्योरी ये कहती थी कि जिसके पास जो फैक्टर अबंडेंट है हम उसी को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेबर इंटेंसिव कंट्री है
तो आप लेबर से बने सामान बेचो, हैंडमेड गुड्स बेचो। अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो आप कैपिटल मेड गुड्स बेचो, मशीन मेड। ऑल्दो आज ये थ्योरी नहीं चलती है, इसका नाम भले ही मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड है, आज चलती है न्यू एंटिटी, न्यू ट्रेड थ्योरी। बट इस थ्योरी में यही कहा जाता था कि जिसके पास जो अबंडेंट है वो बेचो। और आज ये इसलिए नहीं चलती बिकॉज टुडे इंडिया, इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया बीइंग अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, बट हमें पूरी दुनिया में कंपटीशन देने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ग्लोबल मार्केट में हमें दोनों ही गुड्स बनाने पड़ते हैं। हम लेबर गुड्स भी बनाते हैं, हम मशीन से भी बनाते हैं, क्योंकि दुनिया में मशीन मेड गुड्स की डिमांड है। Question 17, तो what is a specific tariff? How is it different from ad valorem tariff? बट स्पेसिफिक टैरिफ होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट बताती है पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ विल बी चार्ज ऑन पर साइकिल इम्पोर्टेड। एड वैलोरम होता है परसेंटेज वाला। तो क्वेश्चन पूछा था स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, तो आंसर इज बी। नॉन टैरिफ मेजर्स इंक्लूड ऑल। बेटा नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब होता है विच आर नॉट रिलेटेड टू टैक्सेस, दीज आर इम्पोर्ट रिलेटेड मेजर्स जिनका टैक्स से रिलेशन नहीं होता। तो इम्पोर्ट कोटाज ये एक एनटीएम होता है, नॉन टैरिफ मेजर है। एक्सपोर्ट सब्सिडरीज को हम नॉन टैरिफ मेजर कह भी सकते हैं और नहीं भी। रीज़न बीइंग सब्सिडीज कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेशन है, दे आर नेगेटिव टैक्स, ऑल्दो दे आर नॉट एग्जैक्टली टैक्स, बिकॉज टैक्स तो कंज्यूमर पे करते हैं, सब्सिडीज तो गवर्नमेंट पे करती है। तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर, बेटा ये भी नॉन टेक्निकल मेजर होता है, नॉन टैरिफ मेजर बेसिकली। बेटा नॉन टैरिफ मेजर भी ना दो तरीके के होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो ये ना टेक्निकल कैटेगरी में आता है ये वाला सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बना कैसा है, हाइजीन, साफ़ सुथरा, इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड तो नहीं है। तो ये भी नॉन टैरिफ मेजर है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स ये हमारे टैरिफ मेजर से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये तो ट्रेड पॉलिसी के एक्सचेंज रेट सिस्टम में आता है। सो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ नॉन ट्रेड मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 19, एफडीआई इज बेस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम एफपीआई बाय इट्स। बेटा एफडीआई होता है जब हम किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, और एफपीआई होता है जब हम किसी और कंट्री के सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है पर इंटेंशन अलग होती है। कह रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है? ओनरशिप ऑफ फॉरेन करेंसी, बेटा दोनों में ही फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट बैकिंग, बेटा दोनों में ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ये डिफरेंस बिटवीन नहीं हुआ। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। इंटेंट टू गेन मैनेजमेंट कंट्रोल, दिस इज द मेजर डिफरेंस। एफडीआई करी जाती है ताकि हमारा उस कंपनी में कंट्रोल आ जाए डिसीजन मेकिंग में। एफपीआई में मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे बस पैसे से पैसा कमाना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 20, बेटा रियल एक्सचेंज रेट का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू फॉरेन प्राइस डिवाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस। और तो हमारे स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला गलत दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा लॉजिक तो यही होता है कि ये इंक्रीज तब होता है जब फॉरेन का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो और डोमेस्टिक का कम इंक्रीज हो। आंसर तो बी ही होगा, और बी ही दे रखा है इन्होंने, लेकिन अगर हम स्टडी मटेरियल का लॉजिक लगाएं तो आंसर ए होना चाहिए था, बट वही मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज़ चूज बी। An important principle of GATT and WTO is the most favored nation treatment. What does this mean? बेटा WTO में देखो GATT तब है नहीं, GATT को डिलीट करके इट वॉज रिप्लेस बाय WTO। प्रेजेंटली बेटा WTO में 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और हर कंट्री एक दूसरे के लिए MFN है। और इसका मतलब ये होता है अगर कोई एक कंट्री किसी और कंट्री के लिए ट्रेड बैरियर्स कम कर रही है, टैक्सेस कम कर रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे रेगुलेशंस कम कर रही है, उसको वही सेम काम करना है फॉर द रिमेनिंग कंट्रीज ऑल्सो। रिमेनिंग कितनी रह गई? 162। आपने किसी एक कंट्री के लिए टैरिफ्स कम करा है, सो यू हैव टू डू द सेम फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो। इसी को बोलते हैं हम मोस्ट फेवर्ड नेशन, विच मीन्स यू हैव टू गिव इक्वल एडवांटेज टू ऑल द मेंबर्स। वन ऑफ द अर्ली स्टेप्स इन 1991 रिफॉर्म्स वॉज, बेटा 1991 में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, बेटा 1991 में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसमें से सबसे पहला रिफॉर्म, थोड़ा अर्ली स्टेप्स यही था। इनफैक्ट नेशनलाइजेशन पहले से स्टार्ट हो गई थी 1991 से पहले, कि बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ही मनमानी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स, तो गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइजेशन कर दी थी बैंक्स की। 23rd, पोस्ट रिफॉर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ लेड टू। रिफॉर्म्स के बाद एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए थे बिकॉज इंडिया की करेंसी को डिवैल्यू करा गया था, जिससे कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए थे। 24th, रिफॉर्म्स इन द कैपिटल मार्केट मींस शेयर मार्केट आफ्टर 1991 स्ट्रेंथेंड थ्रू। बेटा शेयर मार्केट
ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, ज़्यादा पैसा आने लग गया, लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे शेयर मार्केट में। बिकॉज 1992 में सेबी को ऑटोनॉमी का मतलब है उसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, उसको एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बना दिया गया था, उसका एक अलग लॉ बना दिया गया था। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 25, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिफर फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। अगेन ये भी चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि जब 1991 में रिफॉर्म्स लाए गए थे तो बेटा दो रिफॉर्म्स लाए गए थे, कुछ स्ट्रक्चरल थे, कुछ स्टेबलाइजेशन थे। स्टेबलाइजेशन होते हैं बेटा शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए। उस समय दो मेजर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स चल रही थी, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी और बीओपी का डेफिसिट चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास खत्म हो रहे थे। बट उस समय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। बेटा स्ट्रक्चरल होते हैं लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए थी हमें। So structural reforms refer to long term and stabilization refers to short term measures. And here we have solved all the 25 questions. I hope आपको सब समझ आ गया है. I wish you all the very best for your September 26 exam. किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं. I'll definitely reply. I'll see you. Bye bye.